नमस्कार दोस्तों, जीवन एक नदी के समान है और इसमें कभी कभी ऐसी बाधाएं आ जाती है जो हमें चुनौती देती है, चैलेंज देती है। टीबी एक ऐसी ही चुनौती है जो शरीर को प्रभावित करके जाने के बाद अपना निशान छोड़ के जाती है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे एक तूफान आया और तूफान गुजर गया, लेकिन उस तूफान के गुजर जाने के बाद इसके जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट ठीक वैसे ही होते हैं जो टीबी के इलाज के बाद हम ये सोच के रहते हैं कि ये टीबी का इलाज हमने पूरा ले लिया और उसकी वजह से हम बिल्कुल क्योर हो गए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीबी के इलाज के बाद भी समस्याएं रह जाती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलें तो पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई है, लेकिन अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको हम कहते हैं आफ्टर इफेक्ट। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। एक जेंटलमैन थे जो बहुत वेल एजुकेटेड थे और किसी कंपनी के अंदर काम करते थे। उनको टीबी हुआ तो उन्होंने शुरुआत के अंदर ही सबसे पहले डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर से सारी जांच कराई। जांच कराने के बाद जब उनको पता चला कि उनके अंदर लंग का टीबी है, और फाइनल उन्होंने उसी टाइम पे एक एक्सरे भी कराया जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि हाँ, ये हमारा एक रेफरल एक्सरे है या रेफरेंस एक्सरे है। और उस सारी जांच को कंप्लीट करने के बाद इनको डायग्नोसिस दिया गया कि आपको फेफड़े का टीबी है। तो उन्होंने टीबी का पूरा जो कोर्स दिया गया वो कोर्स उन्होंने अपना पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने कोर्स भी किया। कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान उन्होंने अपनी दवाइयां जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ली और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वो बहुत खुश थे कि उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। और जब ट्रीटमेंट पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने ये किया कि जब ट्रीटमेंट पूरा हुआ तो उस टाइम पे एंड में कोई इमेजिंग नहीं कराई। वो बिल्कुल खुश थे, अपना काम ठीक ठाक चल रहा था और वो नॉर्मल तरीके से अपना जॉब कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। 6 महीने बाद उनको किसी कारण बस एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा और जब वो वहाँ हॉस्पिटल में गए तो उनका मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप के अंदर उनका एक्सरे किया गया। एक्सरे में पता चला कि उनका लेफ्ट साइड का जो पूरा लंग है वो वाइट आउट हो चुका है, उधर कोई लंग है ही नहीं। जब पूरा पहला एक्सरे जो उनका टीबी के शुरुआत में किया गया और अभी के एक्सरे में कंपेयर किया गया तब उस टाइम वो लंग जो था वहां था, लेकिन अभी वाले के अंदर लंग नहीं दिख रहा था। फर्दर जांच की गई जिसके अंदर सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी सब कुछ हुआ तो पता चला कि लेफ्ट मेन ब्रोंकस के अंदर स्टेनोसिस हो गया है और उसके बाद उनको हमारे पास रेफर किया गया। हमने उनकी सर्जरी की। लकीली उनका जो लेफ्ट साइड का लंग जो था वो हेल्दी था, लेकिन ब्रोंकस खराब था, तो हमने ब्रोंकस को काट के और हेल्दी लंग को हमने वापस से नासमोसिस कर दिया और उसके बाद उनका लेफ्ट का फेफड़ा बच गया। लेकिन दोस्तों, सबकी किस्मत इस तरीके की नहीं होती जैसी कि इनकी थी। कुछ लोगों को बहुत देर बाद में पता चलता है और तब तक फेफड़ा पूरी तरह से खत्म हो चुका है या डैमेज हो चुका है। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि ये आफ्टर इफेक्ट होते क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट आते हैं और इसका इलाज क्या है और क्या हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि इनका इंसिडेंट क्या है, एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या है, तो एग्जैक्ट इंसिडेंट बता पाना इंडिया में बहुत मुश्किल है। कारण यह है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते अपनी प्रॉब्लम से लेके, या फिर डिफरेंट तरीकों से जाते हैं। और दूसरा, हमारा सेंट्रलाइज कोई डाटा नहीं है जिसकी वजह से हमें ये पता चल पाए कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जिनके अंदर ये चीज है। लेकिन जितने भी लोगों के अंदर ये घातक इफेक्ट आए हैं उन लोगों का एक अच्छा खासा परसेंटेज होगा जिन्होंने अपना टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही लिया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट की वजह से इनको प्रॉब्लम आई। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, जबकि वो कहते हैं कि हमने टीबी का ट्रीटमेंट तो कंप्लीटली लिया। हाँ, आपने टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही तरीके से लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आफ्टर इफेक्ट जो है वो एक तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट टीबी के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है जिसका इफेक्ट हुआ। दूसरा, ट्रीटमेंट के दौरान हमारी इम्यूनिटी कम हो गई और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको हो गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन पे जो टीबी की वजह से फाइब्रोसिस हुआ, उस फाइब्रोसिस की वजह से हमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम ट्रेकिया यानी कि हमारा जो मेन विंड पाइप है उसके अंदर हो सकती है, ब्रोंकस की जो छोटा सा है ट्रेकिया का वो, या लंग के अंदर या लंग के बाहर जो प्रॉब्लम हुई उसके अंदर हो सकता है कि जैसे पानी भर गया है, तो जिसको हम एम्पाइमा कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि ये पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई जो लंग के अंदर हो, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हमारे शरीर पे किस किस ऑर्गन में हो सकता है। सबसे पहला ऑर्गन जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है ट्रेकिया यानी कि सांस की नली। अभी मेन सांस की नली के अंदर अगर टीबी हुआ है और टीबी की वजह से, जिसको हम कहते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, तो इसके अंदर टीबी की वजह से ये सिकुड़ सकता है या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। सिकुड़ने को हम कहते हैं ट्रेकियल स्टेनोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या डिस्टॉर्शन हो गया जिसकी वजह से रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो सांस तो ले पा रहे हैं लेकिन लेने में दिक्कत हो रही है। अब इसका जो अगला कंटिन्यूएशन होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस
वो हिस्सा होता है जो ट्रेकिया को लंग से जोड़ता है। अब इसके अंदर अगर टीबी हुआ है तो इसके अंदर एक चीज हो सकती है डिस्टॉर्शन, दूसरा हो सकता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस पार्शियल भी हो सकता है और स्टेनोसिस पूरा भी हो सकता है। अब स्टेनोसिस का मतलब क्या हुआ कि ब्रोंकस से हवा जो है ट्रेकिया से फेफड़े के अंदर नहीं जा पा रही है, पूरा बंद हो गया है। तो अब बंद होने की वजह से आगे सांस नहीं जाएगी और वो फेफड़ा लंबे टाइम के बाद हो सकता है कि खराब हो जाए। अब दूसरा हो सकता है पार्शियल हो, तो आपको इसके अंदर सांस जा रही है, लेकिन सांस जाने के साथ साथ आपको सांस में आवाज आ रही है, कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो हो सकता है कि वो पार्शियली डिस्टॉर्टेड है या कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है। इसका जो अगला हिस्सा आता है वो है लंग्स। अभी लंग्स के अंदर टीबी क्या कर सकता है? लंग्स के अंदर टीबी ये कर सकता है कि टीबी की वजह से जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई है तो वहाँ बहुत सारे लंग्स के अंदर कभी कभी क्या होता है कि वो फाइब्रोसिस हो गया या कैविटी बन गई, और कैविटी बनने की वजह से उसका जो लंग का हो सकता है कि एक पार्ट खराब हुआ हो, या हो सकता है एक लोब खराब हुआ हो, या हो सकता है कि पूरा का पूरा लंग जो है वो खराब हो गया। अब जो कैविटी बन जाती है उस कैविटी के अंदर नॉर्मली जब हम बाहर से सांस लेते हैं तो उससे बैक्टीरिया या फंगस कोई भी चीज उसको इन्फेक्ट कर सकती है। अब ये जो चीज जो इन्फेक्शन अंदर जाता है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं या पोस्ट ट्यूबरकुलर एस्परजिलोमा कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंगस हार्बर कर सकती है या नॉर्मल इन्फेक्शन हार्बर कर सकता है। तो ये फंगस को हम यूजुअली कहते हैं फंगल बॉल, जिसको एस्परजिलोमा या दूसरे टाइप की जो फंगस होती है वो भी इसको इफेक्ट कर सकती है या उसका इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर लंग के अंदर जो कैविटी बन गई है, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से लंग एब्सेस बन गया है। अब ये ओवर द पीरियड जो ये चीजें होती है ये शुरू में हमको इतना तंग नहीं करती है, बट धीरे धीरे ये हमें तंग करना चालू करती है, जिसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार खांसी आती है, थोड़ा दवाई देते हैं उससे ठीक हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि खांसी के अंदर खून आ जाता है और हो सकता है कि इतना ज्यादा खून हो कि उसकी वजह से लाइफ सेविंग इमरजेंसी बन जाती है। जो दूसरा इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि कैविटी तो वहां परमानेंट, एक बार जो फेफड़ा नष्ट हो गया वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल है। अब जो सांस हम ले रहे हैं वो फिल्टर होकर नहीं आती है, तो जो इन्फेक्शन वहां जाता है वो बैठ जाता है, और उस बैठने की वजह से ये बार बार हमको इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन हमें जब तक हम इसके परमानेंट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं तब तक एंटीबायोटिक हमको टेम्परेरी रिलीफ देती है। लेकिन अगर इसका हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ये फेफड़े के किस हिस्से के अंदर है और कहाँ पे है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो वो हम ट्रीटमेंट वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि उससे हमें कैसे डील करना है। इस चीज को हम पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और ये दो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो टीबी का लंग खत्म होने के बाद ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो चीज हो सकता है वो है कि टीबी की वजह से लंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब उस साइड का लंग पूरा का पूरा खत्म हो गया। कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है लेफ्ट साइड के अंदर, जहां पे ये लॉन्ग टर्म जहां रहते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि लॉन्ग टर्म लेफ्ट साइड का इन्फेक्शन रहा, और उसके चलते क्योंकि लेफ्ट का ब्रोंकस छोटा होता है तो फेफड़ा पूरा खत्म हो गया है। चौथी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है छाती के अंदर पानी भर गया है। अब ये टीबी के ट्रीटमेंट्स के पहले शुरुआत में भी पानी भरा हो सकता है, या फिर टीबी के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन पे ये पानी भर गया है। इसमें क्या होता है जिसको हम कहते हैं एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या होता है कि एक लेयर फेफड़े के ऊपर जम गई है और एक लेयर जो है छाती के ऊपर जम गई है, जिसकी वजह से फेफड़े के ऊपर जो लेयर जमी हुई है उसकी वजह से फेफड़ा फैल नहीं पा रहा है और ये लंग ट्रैप हो गया है। अब ट्रैप्ड लंग का जो है हमें जब तक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक हमें ये प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएगा और लंग फूल नहीं पाएगा। अब बात करें कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जांच हमें लगती है वो है सीटी स्कैन कराना। अब सीटी स्कैन जब हम छाती का कराते हैं तो उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि सांस की नली जैसे ट्रेकिया है वो कैसा है। ट्रेकिया का हमें अच्छा से आइडिया लग जाता है कि ट्रेकिया डिस्टॉर्ट हुआ है या ट्रेकिया के अंदर स्टेनोसिस है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, उसका आइडिया लग जाता है। अब सेकंड जो हमने बात की थी ब्रोंकस की, तो ब्रोंकस अगर डिस्टॉर्टेड है या स्टेनोसिस है या उसके अंदर और कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी पता चल जाता है। लंग के अंदर हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी साइड का लंग खराब हुआ है, क्या लोब खराब है या एक सेगमेंट खराब है या पूरा का पूरा लोब खराब है या फिर इसके अंदर ब्रोंकाइटिस हो गया है या फिर एस्परजिलोमा हो गया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हेल्प करती है।
अब इसके अलावा अगर हमें एम्पाइमा के बारे में पता करना है तो वो भी सीटी स्कैन से हमें पता चल जाएगा कि किस स्टेज पे एम्पाइमा है, कितना मोटा उसके ऊपर पील जमी हुई है जो फेफड़े के ऊपर है, रिब का सिकुड़न कितना हो रखा है और फेफड़ा उसमें कितना हेल्दी है, जो हमें हेल्प कर सकता है। अब इसके अलावा जो दूसरा चीज जो इन्वेस्टिगेशन हमें करानी पड़ सकती है वो ब्रोंकोस्कोपी है, लेकिन वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ब्रोंकोस्कोपी की आपको जरूरत है या नहीं है। अब आते हैं हम इस बात पे कि इसका इलाज क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके ब्रोंकस में जो कॉमनली होता है लेफ्ट मेन ब्रोंकस के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे स्टेनोसिस हो गया है या डिस्टॉर्शन हो गया और सिटी स्कैन के अंदर ये क्लियरली दिखता है कि आपका लंग तो हेल्दी है लेकिन ब्रोंकस खराब है, तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन ये है कि जितना हिस्सा खराब है उसको काट के निकाल दीजिएगा और फेफड़ा बचा लीजिएगा टाइमली। अगर टाइमली ये सर्जरी नहीं होती है तो फेफड़ा बंद होने की वजह से जो ब्रोंकस बंद होता है, ब्रोंकस बंद होने की वजह से आपका डिस्टल जो लंग है वो थोड़े टाइम के बाद बंद होगा तो खराब हो जाएगा और उसके बाद एक बार खराब लंग को आप वापस जोड़ नहीं सकते या जोड़ने का फायदा नहीं है। इसके अलावा जो अगला चीज बचता है वो है कि अगर फेफड़ा पूरा खराब हो ही गया है तो क्या करोगे, तब भी आपको सड़े हुए फेफड़े को शरीर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए लंग के अंदर प्रॉब्लम हो गई है तो लंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लंग के अंदर मान लीजिए ब्रोंकाइटिस हो रखा है या एस्परजिलोमा हो रखा है, तो इन सबको हमें कैविटीज जो है इनको निकालना होता है और वो एक दूरबीन की सर्जरी होती है जिसको हम वेज रिसेक्शन या लोबेक्टमी, ये आपके सिटी स्कैन पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि एक साइड का फेफड़ा जो पूरा खराब हो चुका है या उसका पार्ट और लंग खराब है, तो ये एक सर्जरी होती है जिसके अंदर हमें लगता है कि हम लंग बचा के भी सर्जरी कर सकते हैं कि पूरा लंग ना निकाला जाए, जितना हेल्दी है उतना का उतना हम लंग निकाल लें, तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा जो फेफड़ा हमें डैमेज हो चुका है वो फेफड़ा किसी भी तरीके से रिवर्सिबल नहीं है, ये सारा का सारा इरिवर्सिबल है, तो वो हिस्सा आपको उसका बिना सोल्यूशन के आप नहीं बैठ सकते। अब नेक्स्ट जो बात हम कर रहे थे वो है एम्पाइमा। तो एम्पाइमा के लिए क्या करना चाहिए, एम्पाइमा के लिए कोई भी मेडिसिन, एम्पाइमा बन गया है और अगर उसके ऊपर लेयर आ गई और लंग ट्रैप हो चुका है तो किसी भी मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको दूरबीन या कीहोल की वैट सर्जरी होती है जिसको हम वैट्स डिकोर्टिकेशन कहते हैं। इसको कंप्लीटली जो लेयर है वो सारा लेयर और कैविटी पूरा निकाल के और फेफड़ा फुलाएंगे, तभी ये ठीक होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि ये पूरी प्रॉब्लम क्या है, पूरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमने टीबी का मेडिसिन कंप्लीट किया है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पे हमारे पास रेफरल पॉइंट होना चाहिए, पहले का एक्सरे और एंड का एक्सरे या पहले का सिटी स्कैन और एंड का सिटी स्कैन। हमको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हमने टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही लिया और उसकी वजह से हमारा बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, वैसा नहीं होता है। हमको उसके बाद भी विजिलेंट रहना होता है। टीबी के आफ्टर इफेक्ट आते हैं और वो इफेक्ट हम तभी एंटिसिपेट कर पाएंगे जब हम पहले से पता हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं कि क्या हम इसका बचाव कर सकते हैं। यस, 100% बचाव कर सकते हैं। टीबी का इलाज, टीबी की मेडिसिन है और वो आपको रेगुलरली लेनी होगी। टीबी का इलाज सिर्फ मेडिसिन नहीं है। आपने अगर दवाइयां टाइम से ली है इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है। दवाइयों के साथ साथ आपको खाना अच्छे तरीके से खाना है और एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करनी है। अब इसके लिए मैंने 3 डिफरेंट वीडियोस बनाए हुए हैं। एक पहला वीडियो जो है टीबी के ट्रीटमेंट पे बनाया हुआ है कि टीबी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, दूसरा खाना पीना क्या करना है और तीसरा कि लंग को मजबूत बना के और कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओगे। आपको वो वीडियो देखोगे तो हो सकता है कि आपको उससे फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।